पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक दीर्घवृत्त समतल के उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जिनका समतल में दो स्थिर बिंदुओं से दूरी का योग अचर रहता है। ये दो बिंदु नाभियां कहलाते हैं। आइए रेखा चित्र में देखते हैं। ये एक्स अक्ष है। दो स्थिर बिंदुओं जो नाभियां कहलाते हैं से दूरी का योग अचर होता है। हम एक दीर्घवृत्त लेते हैं। इसे मैं यहां बनाता हूं। हाँ, लगता है ये ठीक बन गया जैसा मैं चाहता था। हाँ, अब ठीक हो गया। इसका केंद्र मूल बिंदु है। अनिवार्य नहीं कि ये यहीं पर हो, परंतु हमारे उद्देश्य के लिए ये ठीक है। यदि हम यहाँ एक नाभि बिंदु लें और दूसरा नाभि बिंदु यहां पर लें, अब इस दीर्घवृत्त को परिभाषित करें तो ये उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है अथवा बिंदु पथ है जहां से यदि मैं दीर्घवृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु की दूरी नापूं इन दोनों नाभि बिंदुओं से, जैसे यदि मैं ये दूरी लूं, नहीं, ये तो मैं नहीं लेना चाहूंगा। नहीं, ये ठीक नहीं है। इसे यहां लेते हैं और ये मैं योग करूंगा इस दूरी में। चलिए इसको नाम देते हैं D1। D1 थोड़ा मोटा हो गया ये। इसे कहेंगे D1 और ये D2। ये बराबर होगी एक अचर संख्या के इस पूरे दीर्घवृत्त पर कहीं भी लें। चलिए इसी दीर्घवृत्त पर कोई अन्य बिंदु लेते हैं। चलिए यहां पर बिंदु लेते हैं और अब मुझे जोड़ना होगा इस दूरी को इस दूरी में। चलिए इसे हम कहेंगे D3 और ये D4। दीर्घवृत्त के इन बिंदुओं से नाभियों की दूरी का योग एक अचर संख्या होगी। तो यहां पर D2 जमा D1 ये जमा ये बराबर होगा D3 जमा D4 के। D3 जमा D4 दीर्घवृत्त पर किसी भी बिंदु के लिए यह सत्य होगा और हमने पिछले वीडियो में यह पढ़ा भी था कि इस राशि का मान बराबर होता है 2a, जहां a दूरी है, अर्ध दीर्घाक्ष है और यह है दीर्घवृत्त का समीकरण। यहां हम a का प्रयोग देखें। x वर्ग बटा a का वर्ग जमा y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। हम ये भी जानते हैं कि नाभि की दूरी अथवा दीर्घवृत्त के केंद्र से दूरी, जो कि ये वाली दूरी है, केंद्र से नाभि की दूरी, इन दोनों संख्याओं के अंतर का वर्गमूल होती है। तो ये केंद्र से नाभि की दूरी है यहां से यहां तक। ये बराबर है वर्गमूल। यदि a अधिक है तो ये होगा a का वर्ग घटा b का वर्ग, जैसा कि इस दीर्घवृत्त में है। यदि दीर्घवृत्त ऊर्ध्वाधर है, मैंने इसे पिछले वीडियो में नहीं दिखाया था, मैं आपको दिखाता हूं कि यह कैसा दिखता है। तो चलिए एक ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त खींचते हैं। मैं नीले रंग का प्रयोग करता हूं। तो ये हो गया हमारा ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त। इस उदाहरण में अर्ध दीर्घाक्ष y की दिशा में है। तो ये है b और ये है a, और यहां b अधिक है a से, क्योंकि दीर्घवृत्त लंबा व पतला है। इसमें नाभियां अनिवार्यता दीर्घाक्षों पर ही स्थित होंगी। इस उदाहरण में ऊर्ध्वाधर अक्ष ही दीर्घाक्ष है, तो नाभियां भी यहां और यहां पर स्थित होंगी और इसमें नाभियों की दूरी मूल बिंदु से ऊपर से नीचे और मूल बिंदु से नीचे से ऊपर की ओर जाएंगी। और यहां पर a का वर्ग घटा b का वर्ग के स्थान पर, क्योंकि यहां b अधिक है a से, तो नाभि की दूरी जो कि ये है, नाभि की दूरी बराबर होगी b का वर्ग घटा a का वर्ग। तो मैंने ये सब किया ताकि हम तुलना कर सकें जो हम इस वीडियो में देखेंगे, जो है अतिपरवलय के नाभि बिंदु अर्थात नाभियां। अतिपरवलय भी लगभग दीर्घवृत्त जैसा ही होता है। आप संभवतः अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि यदि ये समीकरण दीर्घवृत्त का है तो ये अतिपरवलय का समीकरण है। x का वर्ग बटा a का वर्ग घटा y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। या इन्हें हम पलट सकते हैं, जहां ऋण y के साथ ना होकर x के साथ हो। हम इसे 1 मिनट में कर लेंगे, परंतु अतिपरवलय कुछ ऐसा दिखता है। खींचने का प्रयास करता हूं। ये हो गया x अक्ष, y अक्ष और अब अनंत स्पर्शी रेखाएं। आप सत्यापित कर सकते हैं, आप अपनी पुरानी वीडियोस को भी देख सकते हैं, परंतु अतिपरवलय की अनंत स्पर्शी रेखाएं होंगी y बराबर धन अथवा ऋण b बटा a x
तो ये खींची जाएगी कुछ इस प्रकार तिरछी रेखाओं के समान। तो ये कुछ इस प्रकार दिखाई देंगी। ये दूसरी रेखा नहीं, ये ठीक नहीं हुई। ये ठीक है। इनका प्रतिच्छेदन केंद्र बिंदु है जैसा यहां देख रहे हैं, और ये हैं वो दो रेखाएं, और ये है अतिप्रवलय जो कि क्षैतिज है। तो आप इसे इस प्रकार समझें, हम पहले y को हल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप हमेशा कुछ नीचे होंगे इन अनंत स्पर्शी रेखाओं से। अच्छा, क्या x या y बराबर हो सकते हैं शून्य के? यदि y बराबर है शून्य तो हमें यहां आना होगा x अक्ष पर, और आपको मिलेगा x का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1। अर्थात यदि y बराबर शून्य है तो आपको मिलेगा x का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1, जिसका अर्थ है x का वर्ग बराबर a का वर्ग, जिसका अर्थ हुआ x बराबर हुआ धन अथवा ऋण a। तो हमें मिला बिंदु एक a, 0 और दूसरा बिंदु ऋणात्मक a, 0। ये दोनों अति परवलय पर हैं, और चूंकि ये दोनों बिंदु इन अनंत स्पर्शी रेखाओं के भीतरी भागों में स्थित हैं, तो आपको जानकारी है कि ये अति परवलय वामाव्रत और दक्षिणाव्रत होंगे। ये कैसे प्रतीत होंगे अभी बताता हूं। ये वाला रंग लेता हूं। ये थोड़ा कठिन कार्य है जो बहुत पास और पास होता जाता है। तो आप इस शीर्ष अथवा शीर्षों को देख सकते हैं जो कि इस अति परवलय के हैं। तो ये ऐसे बनेंगे। अब इस दूरी की तुलना दीर्घवृत्त की दूरी से करें। ये वाली दूरी, इसे मैं चमकदार रंग से करता हूं। ये वाली दूरी, इन दोनों के बीच मुझे तो ये दीर्घवृत्त की कोहनियों के समान लग रही हैं। ये वाली दूरी है a और ये दूरी भी है a, तो दूरी हो गई 2a, जो कि समरूप है इस उदाहरण के जहां ये दूरी है a और ये दूरी भी है a। तो क्षैतिज परवलय के दाएं और बाएं दो बिंदुओं के बीच की दूरी किसी अति परवलय के दाएं और बाएं दो बिंदुओं की दूरी के समान होती है। बस अति परवलय बाहर की दिशा में खुलता है जबकि दीर्घवृत्त अंदर की ओर। तो हमारे इस वीडियो का उद्देश्य नाभियों के विषय में जानकारी प्राप्त करना है। हमने पिछले वीडियो में भी इसकी चर्चा की थी कि अति परवलय की भी नाभियां होती हैं, परंतु ये खुलती हैं दाईं दिशा में और बाईं दिशा में इन बिंदुओं के। तो ये है A। चमकदार रंग से करता हूं ताकि अच्छे से दिखे। चलिए मान लीजिए ये दो नाभियां हैं इस अति परवलय की, और अंतर देखिए दीर्घवृत्त में। दीर्घवृत्त की एक परिभाषा यह है कि सभी बिंदुओं का बिंदु पथ या इनका समुच्चय, जहां इनमें से प्रत्येक बिंदु की दूरी और प्रत्येक बिंदु से नाभि बिंदु की दूरी का योग एक अचर संख्या होती है। और अब अति प्रवलय की परिभाषा, अति प्रवलय की एक परिभाषा यह हो सकती है कि सभी बिंदुओं का बिंदु पथ, यहां आप अंतर लेते हैं ना कि योग, आप दो नाभियों के बीच अंतर को लेते हैं। यदि मैं इसको यहां लिखूं तो ये लिखना होगा D1 और ये है D2। ये एक स्थिति है। हम यहां निरपेक्ष मान ले सकते हैं क्योंकि किसी स्थिति में D1 दूरी अधिक हो सकती है D2 से। यदि आप इस वक्र पर हैं तो D1 D2 से कम होगा, तो ये होगा D1 घटा D2। निरपेक्ष मान एक अचर संख्या ही होगी। दीर्घवृत्त की स्थिति में D1 जमा D2 एक अचर संख्या होती है, तो संबंध तो निकट है। दीर्घवृत्त में आप दूरियों का योग लेते हैं जो अचर होती है, और अति परवलय में आप नाभियों से दूरियों का अंतर लेते हैं जो अचर होती हैं। तो यहां ये संख्या एकदम वही है जैसे मैं यहां एक बिंदु लेता हूं, और मैं ये बिंदु मनमाने ढंग से कहीं भी ले सकता हूं इस अति परवलय पर। और यदि मैं इन बिंदुओं को D3 और D4 कहूं तो अंतर D1 और D2 के बीच समरूप होगा अंतर के D3 घटा D4, D3 घटा D4, जो कि दीर्घवृत्त पर कहीं भी अचर ही होगा। और अब अगला प्रश्न है, ये अचर संख्या किसके बराबर होगी? और यहां पर उस बिंदु का पता लगाना उपयोगी है जहां पर यह जानकारी आवश्यक है, जैसा कि हमने दीर्घवृत्त में भी किया था जहां हमने ये बिंदु लिए थे। हमने पिछली वीडियो में यह तर्क भी दिया था कि दूरियों का योग इस बिंदु और इसके बीच ये योगफल बराबर होना चाहिए। हमने देखा भी था बराबर होगा 2a के, अथवा दूरी अर्ध दीर्घाक्ष की। ठीक,
क्योंकि ये दूरी और ये दूरी एक समान है, इसीलिए ये जमा ये बराबर ये जमा ये जो है 2a। तो हर समय अचर दो नाभियों की दूरी का योग बराबर रहा 2a के। और अब अतिपरवलय में दो नाभियों की दूरी का अंतर क्या होगा? तो हम यहां इस बिंदु को लेते हैं अतिपरवलय पर और देखते हैं कि दूसरे रंग का प्रयोग करता हूं। देखते हैं कि ये बैंगनी दूरी कितनी है। ये इस नाभि की दूरी है घटा ये। मैं अब दूसरा रंग लेता हूं घटा ये हल्की नीली दूरी। ये बैंगनी दूरी घटा हल्की नीली दूरी। तो हम यहां भी वही तर्क दे सकते हैं जो हमने दीर्घवृत्त की स्थिति में दिया था। ये हल्की नीली दूरी समान है इस शीर्ष से दूरी या इस दक्षिणावर्त अतिप्रवलय का सबसे बायां दूरस्थ बिंदु और इस नाभि के बीच दूरी बराबर है इस दूरी के। क्योंकि अतिपरवलय केंद्र के चारों ओर सममित है, केंद्र के दोनों तरफ नाभियों से दूरी समान है। आप इसे कैसे देखते हैं ये इस पर निर्भर करता है। मैं समझता हूं मैंने कोई ना समझने वाली बात नहीं की। तो यदि ये दूरी बराबर है इस दूरी के, तो बैंगनी दूरी घटा ये नीली दूरी बराबर होगी इस हरे रंग की दूरी के। ठीक? और ये हरी दूरी क्या है? ये है 2a। हमने इस वीडियो के आरंभ में देखा था और एक बार फिर ये बराबर है 2a के। तो चलिए इसे यहीं छोड़ते हैं और एक समस्या हल करते हैं, क्योंकि मैं आपको अच्छे ढंग से समझाना चाहता हूं। क्योंकि मैं आपको वीडियो के आरंभ में भी कह चुका हूं कि हम एक ठोस समस्या को हल करेंगे। तो यदि एक दीर्घवृत्त लें, ये दीर्घवृत्त है x का वर्ग बटा a का वर्ग जमा y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1। ये वर्ग छूट गया, ये b वर्ग है। ये एक दीर्घवृत्त है। हम जानते हैं कि नाभियों की दूरी बराबर है वर्गमूल a का वर्ग घटा b का वर्ग। और अतिपरवलय के लिए आपने देखा ही था कि अतिपरवलय और दीर्घवृत्त में बहुत ही निकट संबंध है। इसे देखना और भी रुचिकर लगता है। एक अतिपरवलय समीकरण ऐसा लगता है x का वर्ग बटा a का वर्ग घटा y का वर्ग बटा b का वर्ग। यह भी हो सकता है y का वर्ग बटा b का वर्ग घटा x का वर्ग बटा a का वर्ग बराबर 1। ये हल होगी जो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। थोड़ी कठिन समस्या है। अतिपरवलय की नाभि की दूरी बराबर होती है वर्गमूल इन दो संख्याओं के योग का, बराबर है a का वर्ग जमा b का वर्ग। यहां पर आप इन दोनों की भिन्नता देखें, बस ये चिन्ह बदल गया है। आप यहां इन दोनों हर का अंतर ले रहे हैं और यहां पर योग ले रहे हैं। अब यदि आपको मैं एक अतिपरवलय दूं जो है x का वर्ग बटा 9 जमा y का वर्ग बटा 16 बराबर 1, तो सबसे पहले आप वो करें जो मैं नहीं करता। हम नाभि की दूरी निकाल सकते हैं सूत्र का प्रयोग करके। नाभि की दूरी बराबर होती है वर्गमूल a का वर्ग जमा b का वर्ग। तो ये है a 3 है, b है 4, तो 9 जमा 16 बराबर 25। तो ये बराबर है 5। यदि इसका आलेख खींचें तो ये हमारा y अक्ष है और ये है अक्ष x। और इस उदाहरण में नाभि की दूरी केंद्र के बाईं और दाईं तरफ ली जाएगी। यदि ये ऊपरी मुखी अथवा अधोमुखी अतिपरवलय होता तो ये केंद्र के ऊपर और नीचे होता। क्षमा कीजिएगा, यहां पर जमा होना चाहिए था, घटा होना चाहिए था। हम अतिपरवलय कर रहे हैं इसलिए ये घटा होना चाहिए। तो दो अनंत स्पर्शी, इनका केंद्र मूल बिंदु है, स्थान परिवर्तन नहीं हुआ। ये होगा 16 बटा 9। तो ये होगा अधिक ढाल वाले अनंत स्पर्शी। ये कुछ ऐसे बनेंगे। ये बन गया 1 और ये दूसरा। दो शीर्ष बिंदु हैं 2 गुणा a है 3, a का वर्ग बराबर 9, b का वर्ग बराबर 16 और ये है केंद्र। दो शीर्ष बिंदु हैं 3 ऋणात्मक 3, तो नाभि बिंदु होंगे केंद्र से 5 दाईं ओर। तो ये हो जाएगा यहां पर, ये हो गया 5,0, 5,0 और ऋणात्मक 5,0। ये है ऋणात्मक 3 और ये है 3। यदि इसे आलेखित करें तो ये ऐसे बनेगा। ये दोनों अतिपरवलय कुछ ऐसे दिखाई देंगे। और यदि अब
इस आती परवलय पर आप कोई बिंदु लें और ये दूरी लें और इसे घटा दें आप इस दूरी में से, तो वो होगी एक अचर संख्या, वो होगा एकदम बराबर 2a, एकदम बराबर 6 इस उदाहरण में। चलिए, संभवतः मैंने आपको अधिक भ्रमित नहीं किया। वो जो वीडियो के अंत में मुझसे एक चिन्ह की त्रुटि हो गई थी, परंतु अगले वीडियो में इस सूत्र को सत्यापित करूंगा, जो थोड़ा कठिन काम है।